जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 22 तक जो है कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 23 से। तो आर्टिकल 23 जो है वो जो भी जैसे बंधुआ मजदूरी होती है यानी फोर्स्ड लेबर हो गया या ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग करना, उनका व्यापार करना, इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट करता है यानी इस पर रोक लगाता है आर्टिकल 23। ठीक है, तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग हैं उनकी ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती। बेगर या फोर्स्ड लेबर जो बंधुआ मजदूरी होती है उस पे जो है एक प्रतिबंध लगाता है, प्रोहिबिट करता है। और अदर फॉर्म ऑफ जो फोर्स्ड लेबर हैं उनको भी ये आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन। अब देखिए स्टेट के साथ साथ जो है ये आपको प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी जो है ये अधिकार दिए गए हैं। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड, अब देखिए ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिक में क्या क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पुरुष, महिला या किसी बच्चे को ऐसे गुड्स की तरह जो है सेल करना, वो इसके अंदर आएगा। इमोरल ट्रैफिकिंग ह्यूमन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, या जो प्रोस्टिट्यूशन जो देह व्यापार है वो भी इसमें आएगा। और देवदासी और स्लेवरी की जो प्रथाएं थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। फोर्स्ड लेबर का मतलब है कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, मतलब बिना उसके इच्छा के जो है उसे ज़बरदस्ती काम लेना किसी से। जैसे पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि जैसे कोई सेठ किसी को पैसा दिया, वो पैसा वापस नहीं किया तो उसको अपने यहाँ जो है एज ए नौकर वो रख लेता था। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है, कुछ बंधुआ मजदूरी जो है अब इस समय ख़त्म हो चुकी है। तो पहले सब सिस्टम चलता था। तो फोर्स्ड लेबर का मतलब कि बिना किसी की इच्छा के जो है आप उससे काम करवा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और आ जाती है, अगर कोई काम कर रहा है और उसको मिनिमम वेज भी नहीं दिया जा रहा है तो वो भी जो चीज़ है वो फोर्स्ड लेबर के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको जो एक मिनिमम वेज होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। देखिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। तो इस फंडामेंटल राइट को जो है इन्फोर्स करने के लिए ये तीन जो एक्ट्स है वो लाए गए। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 23 का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है। तो इट परमिट स्टेट टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस या सोशल सर्विस, मतलब स्टेट के पास ये अधिकार है कि स्टेट चाहे तो आपसे सोशल सर्विस जो है वो करवा सकती है, या कोई कंपलसरी सर्विस, मान लीजिए कि कोई नेशनल इशू हो गया या वॉर की सिचुएशन हो गई तो उस समय जो है सरकार आपसे जो है काम वहाँ ले सकती है। वो ये जो चीज़ है ये इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सरकार आपसे उस टाइम काम करवाएगी जब तो आपको पैसा दे या ना दे। ठीक है, इन इम्पोजिंग सच सर्विसेज स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर स्टेट इस टाइप की सोशल सर्विस इम्पोज कर रही है तो स्टेट जो है किसी भी जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 24। तो देखिए आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिशन की बात करता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी ऐसी फैक्ट्रीज़ या माइंस या जहाँ पे हज़ार्डस जो एक्टिविटीज़ हैं ऐसी होती हैं, जहाँ पे मान लीजिए केमिकल का काम है या जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या रेलवे वगैरह का जो काम है या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में कोई भी और काम हो रहा है जिससे मतलब जो रिस्की टाइप का है। ठीक है, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है अगर वहाँ कोई रखता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, वो चीज़ गलत हो जाएगी यहाँ पे। बट डजेंट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। लेकिन वो चाहें तो कहीं भी जो है हार्मलेस जगह है जहाँ पे या कोई और काम कर सकते हैं जहाँ पे ऐसा ये सब खतरा ना हो। 1996 में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। ठीक है, इन विच द ऑफेंडिंग एम्प्लॉयज़ शुड डिपॉजिट अ फाइन ऑफ 20,000 फॉर ईच चाइल्ड एम्प्लॉयड बाय देम। तो ऐसे लोग जो कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो 1996 में एक फ़ंड बनाया गया और ये कहा गया कि उन लोगों के ऊपर 20,000 रुपये का फ़ाइन लगाया जाएगा और वो 20,000 रुपये का जो फ़ाइन कलेक्ट किया गया है वो चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड में डिपॉजिट किया जाएगा। The Commission for Protection of Child Right Act 2005 was enacted to provide for establishment of National Commission and State Commission for Protection of Child Rights। उसके बाद देखिए नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन बनाया जाता है चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। एंड चिल्ड्रंस कोर्ट, और स्पीडी ट्रायल के लिए जो है बच्चों के लिए जो ये कोर्ट है वो बनाया जाता है। 2006 में देखिए गवर्नमेंट बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 2006 में गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक सर्वेंट या एज ए वर्कर की तरह जो एम्प्लॉयमेंट था बच्चों का वो भी यहाँ पे बैन कर दिया गया। तो आप किसी को एज ए वर्कर छोटे बच्चों की जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसको नहीं रख सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं
आर्टिकल 25 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 25 जो है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी हमको जो है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब कि आप चाहे तो किसी भगवान को मान सकते हैं या आप चाहे तो नास्तिक भी रह सकते हैं, मतलब आप किसी भगवान को ना माने, ये आपके ऊपर है, आपके कॉन्साइंस के ऊपर है। ठीक है, एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, आप जो है प्रोफेस भी कर सकते हैं, अपने किसी भी धर्म का आप पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने धर्म को जो है प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्रचार प्रसार होगा उसमें किसी को जो है आप ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, यानी फोर्सफुली आप किसी का भी जो रिलीजन है, धर्म है, वो चेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ बट ऑल्सो प्रैक्टिसेस। तो आर्टिकल 25 में जो है रिलीजियस जो हमारे बिलीफ्स हैं, बिलीफ्स के साथ साथ जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी आ जाती हैं। स्टेट जो है इनको रेगुलेट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई हैं, इनको चाहे तो स्टेट जो है रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन है इसमें। आर्टिकल जो 25 है इसमें कंटेंस 2 एक्सप्लेनेशंस। वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान्स, मतलब जो सिख लोग होते हैं वो चाहे तो पगड़ी पहन सकते हैं और कृपान भी लेके अपने साथ चल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये इनके धर्म के प्रोफेशन में आ जाती है। वहीं जो सिख, जैन और बुद्धिस्ट हैं, ये इनको किस में काउंट किया जाएगा? तो ये भी हिंदू के अंडर में ही आएंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 26 जो बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो देखिए एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन ऑफ एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव फुल राइट्स। अब देखिए क्या क्या अधिकार जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस होंगे उनके पास क्या अधिकार उनको दिए गए हैं। तो पहला तो ये होगा कि वो अपने खुद के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं या वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने खुद के जो अफेयर्स हैं उनके वो उसको मैनेज कर सकते हैं। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अपने ट्रस्ट के नाम पे ही या अपने इंस्टीट्यूशन के नाम पे ही जो है वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, एक्वायर कर सकते हैं। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनको लॉ के अकॉर्डिंग ही करना होगा। देखिए आर्टिकल 25 गारंटी करता है लोगों को राइट, लोगों को रिलीजियस फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करता है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। वहीं आर्टिकल 26 जो है वो प्रोवाइड कर रहा है किसको? जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, जो जैसे जो रिलीजियस ट्रस्ट वगैरह हो गए उनको या उनके सेक्शंस को आर्टिकल 26 प्रोवाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस होंगे उनको 3 कंडीशन जो सेटिस्फाई करना होगा। कौन कौन सा? पहला है कि इट शुड बी ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव ए सिस्टम ऑफ बिलीव्स, यानी उनका जो है एक डॉक्ट्राइन होना चाहिए, उनका एक बिलीफ जो है वो होना चाहिए, और ये एक जो है एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और उनका एक डिस्टिंक्टिव नेम है वो इनका होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की, जो बात करता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन के प्रमोशन के लिए जो है फ्रीडम फॉर टैक्सेशन की यहाँ बात हो रही है। तो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशंस। ठीक है, तो कोई भी पर्सन से जो है कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, उसके मतलब धर्म के प्रचार या प्रसार के लिए यहाँ पे कोई भी प्रमोशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए जो रिलीजियस टैक्सेस हैं वो नहीं लिए जाएंगे। दिस प्रोविज़न प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम फेवरिंग एनी वन रिलीजन। अब इससे क्या होता है कि स्टेट किसी एक रिलीजन को जो है फेवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो टैक्सेस कैन बी यूज फॉर प्रमोशन फॉर ऑल रिलीजन, या और जो भी टैक्सेस हैं उनको सभी रिलीजन के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि किसी एक रिलीजन के प्रमोशन के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सभी के लिए इक्वली हम कर सकते हैं लेकिन किसी एक धर्म के लिए नहीं कर सकते। प्रोविज़न ओनली प्रोहिबिट्स टैक्सेस नॉट ए फीस। ठीक है, टैक्सेस को यहाँ प्रोहिबिट किया गया लेकिन फ़ीस को नहीं प्रोहिबिट किया गया है, तो इसलिए फ़ीस जो है लिया जा सकता है। अगर कोई सरकार मान लीजिए कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ पे सरकार जो है कुछ स्पेशल फ़ीस जो है वो चार्ज कर सकती है, और वो फ़ीस जो है वो टैक्सेस के अंडर में काउंट नहीं किया जाएगा, टैक्सेस के अंडर में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। तो आर्टिकल 28 देखिए फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो
नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए ऐसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फुली मेंटेन्ड हैं स्टेट के फंड के द्वारा, स्टेट जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार उनको अगर फंड कर रही है, ठीक है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर फंड कर रही है तो वहाँ पे कोई भी जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दिए जाएंगे। दिस प्रोविज़न विल नॉट अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाई स्टेट बट इस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट। और ये देखिए ये प्रोविज़न कहाँ अप्लाई नहीं होगा कि स्टेट उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेट तो कर रही है लेकिन जो फंड है फंड उसको किसी ट्रस्ट से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। जहाँ पे स्टेट फुली उस इंस्टीट्यूशन को फंड कर रही है, फुली पूरा कंट्रोल है उसका, वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे स्टेट उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर रही है लेकिन उसको उसकी फंडिंग जो है वो किसी ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है। अब देखिए आर्टिकल 28 जो है वो 4 टाइप की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करता है। तो पहला है ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी तरीके से स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा है कि जो स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर तो किया जा रहा है लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है, उसका जो खर्चा है वो कोई ट्रस्ट दे रहा है। तीसरा है रिकॉग्निशन बाय स्टेट, मतलब उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को केवल स्टेट के द्वारा जो है एक दर्जा जो है वो दिया गया है। चौथा है रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, मतलब कि उसको जो है स्टेट से जो है कभी कभी कुछ जो एड्स हैं, जो कुछ पैसे हैं वो मिल जाते हैं। तो देखिए अगर पहली कंडीशन है यानी अगर फुली मेंटेन्ड है स्टेट के द्वारा तो यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होंगे, यानी बिल्कुल प्रोहिबिटेड होंगे। यहाँ भी कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है नहीं दिया जाएगा अगर वो फुली स्टेट के द्वारा फंड किया जा रहा है तो। वहीं अगर कोई ट्रस्ट उसको फंड कर रहा है और स्टेट केवल एडमिनिस्टर कर रहा है तो यहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हैं वो परमिटेड हैं, उनकी परमिशन है। और बाकी जो 2 कंडीशंस हैं उसमें क्या होगा, वहाँ केवल वॉलंटरी बेसिस पे जो है वो परमिटेड होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो देखिए इसमें है आर्टिकल 29। तो देखिए आर्टिकल 29 बात करता है माइनॉरिटीज़ के राइट के प्रोटेक्शन की, ठीक है। प्रोवाइडेड एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट, किसी भी पार्ट में रह रहे हो आप, भारत के नागरिक हैं, अगर आपका एक यूनिक लैंग्वेज है, एक यूनिक कल्चर अपना खुद का है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि अपने लैंग्वेज अपने कल्चर को आप प्रोटेक्ट कर सकें। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट, और जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको स्टेट मेंटेन कर रहा हो या स्टेट के फंड स्टेट से वो फंड रिसीव कर रहा हो तो वहाँ आपको एडमिशन जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29 ग्रांट प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। देखिए आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन देता है किसको, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्शन देता है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पॉलिटिकल स्पीचेस और प्रोमिसेस मेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ ए सेक्शन ऑफ सिटीजन डू नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं या जो पॉलिटिकल वादे किए जाते हैं जो नेता होते हैं उनके द्वारा, अगर वो संबंधित है लैंग्वेज की कंजर्वेशन को लेकर के और वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में वहाँ बात कर रहा है तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत वो किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में जो है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइसेस। मीन्स सभी माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार होगा कि वो अपने खुद का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश कर सकें और उसको जो है अपने हिसाब से उसको चला सकें। द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाई स्टेट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटीड टू देम। देखिए जो भी कंपनसेशन अमाउंट सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है कि अगर सरकार किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है तो एक अमाउंट वो देती है कंपनसेशन के तौर पे। तो यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं कि अगर स्टेट उसको एक्वायर कर लेगी तो जो अब माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जो अधिकार होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको जो है ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को ऐड किया गया था। इन गारंटिंग एड
स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय माइनॉरिटीज़। तो जब भी स्टेट किसी को फंड प्रोवाइड कर रही होगी माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो वहाँ पे स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव जो है नहीं करेगी। देखिए माइनॉरिटी जो ये वर्ड है, ये हमारे एक संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब देखिए एक केस था 2007 का, सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज का केस था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है समराइज़ किया है प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो कैसे जो उनको कैसे एक तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा माइनॉरिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। तो पहला तो है जो भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे वो अपनी खुद की गवर्निंग बॉडी जो है वो चूज़ कर सकते हैं, और जो उनका टीचिंग स्टाफ होगा वो अपॉइंट कर सकते हैं, या नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट फॉर देयर चॉइस। ठीक है, अपने चॉइस के हिसाब से एलिजिबल स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर जो है वो अपना रख सकते हैं। टू यूज़ इट प्रॉपर्टीज़ एंड एसेट फॉर बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूशन, और अब उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है या एसेट्स हैं उसको अपने इंस्टीट्यूशंस के बेनिफिट के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट। अब देखिए जो ये अधिकार है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर करने का या इस्टेब्लिश करने का, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, इस पे चेक्स जो है प्रशासन के द्वारा किए जा सकते हैं। इफ़ एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट बीइंग मेट, द इंस्टीट्यूशन विल हैव फ्रीडम टू अडॉप्टिंग एनी रेशनल प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। जो मान लीजिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया गया सरकार के द्वारा कि ये सपोज करिए कि हाँ ये पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर ये तय कर दिया गया स्टेट के द्वारा, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है माइनॉरिटी एजुकेशन जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, अगर वो इसको फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्शन का प्रोसीजर चुन सकते हैं, किसी भी हिसाब से वो सिलेक्शन कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ एड बाय स्टेट डू नॉट अल्टर नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर मान लीजिए कि स्टेट अपना जो एड है वो बढ़ा देती है, जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मान लीजिए स्टेट जो है एड दे रही है, अगर उस एड को सपोज करिए वो इंक्रीज़ कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, बट स्टेट कैन पुट कंडीशन टू यूज़ द एड बट विदाउट डायल्यूटिंग राइट अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। लेकिन यहाँ पे स्टेट अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसा दे रही है तो वो कह सकती है, निर्देश एक तरह से दे सकती है कि आपको जो है ये पैसा यहाँ पे यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा स्टेट जो है एक्स्ट्रा एड दे रही है तो। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 32। तो देखिए B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा जो है इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, और इसको हम जो है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं आर्टिकल 32 को। तो इसमें जो है अगर आपका कोई भी अधिकार, आपका कोई भी मौलिक अधिकार जो है, जो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है, अगर वो वायलेट होता है तो आप अंडर आर्टिकल 32 आप जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट में जो है आप जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ के लिए जो है 5 तरह के रिट को इशू करता है। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को कहा कि जो आर्टिकल 32 है वो हमारे संविधान का बेसिक फीचर है, हमारे संविधान की मूलभूत ढांचा है, इसीलिए संशोधन करके भी यानी पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करके भी जो है आर्टिकल 32 को ख़त्म नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी कोर्ट, और पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकती है डायरेक्शंस इशू करने के लिए, रिट इशू करने के लिए। ठीक है, सभी तरह के रिट इशू करने के लिए। एनी अदर कोर्ट, अब देखिए और अदर कोर्ट का मतलब यहाँ हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर पहले से है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 226 जो है उसमें है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने की। देखिए 5 तरह के रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी और क्यू वारंटो। तो 5 तरह की ये रिट्स जो हैं वो हाई कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 226 में, और यही जो है सुप्रीम कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत। द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए आर्टिकल 359 बात करता है कि जो ये अधिकार है कि आपका फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो तब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये इसको सस्पेंड नहीं किया सकता, ख़त्म नहीं किया सकता। कब तक? केवल अगर मान लीजिए कब ख़त्म होता है, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो उस टाइम जो है आर्टिकल 32 जो है वो ख़त्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिफेंडर है, गारंटर है किसका? फंडामेंटल राइट्स का। वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज सुने क्वा नॉन।
इसका मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट डिटरमाइन ए क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट्स। यानी यहाँ सिने क्वा नॉन का ये मतलब हुआ कि ऐसे मैटर्स जिसमें फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व ना हो, उसमें वो जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता। जैसे सपोज़ करिए हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर वायलेट हो रहा है, और हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं वायलेट हो रहा है तो हाई कोर्ट जाएंगे हम 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हैं? अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो तो। अगर और कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा होगा तब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वहीं अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तब तो हम हाई कोर्ट जा ही सकते हैं। वहीं कोई लीगल राइट या कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या कोई भी और राइट वायलेट हो रहा होगा तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ रिट और स्कोप देखते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 एम्पावर्स एनी कोर्ट टू इशू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योरी और क्यू वारंटो। ठीक है, तो 5 तरह के रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट 226 के अंदर जो है रिट्स इशू करता है। देखिए, इसको बोरो किया गया था इंग्लिश लॉ से, इसीलिए इसको प्रेरोगेटिव रिट्स कहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे इंडिया में कहीं भी किसी के लिए भी रिट इशू कर सकता है। वहीं हाई कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है, वहीं इशू करेगा। और आर्टिकल 32 जो है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन 226 के तहत जब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं तो हाई कोर्ट डिनाई कर सकता है रिट इशू करने से, क्योंकि 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता रिट इशू करने से डिनाई। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। अब बात करते हैं हैबियस कॉर्पस की। तो देखिए, हैबियस कॉर्पस का अर्थ हुआ कि टू प्रोड्यूस द बॉडी, कि जो है बॉडी को हमारे सामने, हमारे सम्मुख जो है प्रोड्यूस करो। देखिए, कब इशू किया जाता है? मान लीजिए कि किसी पर्सन को डिटेन कर लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ से रिट इशू करता है कि जिसको आपने डिटेन किया है उसको हमारे समक्ष जो है पेश करिए। ठीक है, कब इशू नहीं किया जाएगा? अगर मान लीजिए कि जब डिटेंशन लॉफुल होगा, अगर कानून की प्रक्रिया के तहत उसको डिटेन किया गया होगा, तो उस समय जो है यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। वहीं उसके बाद प्रोसीडिंग इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अगर ये प्रोसीडिंग चलाई जा रही हो। डिटेंशन आउटसाइड जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या जो कोर्ट वो रिट इशू कर रहा है उसके जुरिडिक्शन के बाहर है, तब वो इशू नहीं कर सकता। उसके बाद है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब हो गया वी कमांड। ठीक है, तो कमांड इशूड बाय कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल्स आस्किंग टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी। तो यहाँ देखिए, मैंडेमस जो है वो काम करने के लिए कि आपकी जो ड्यूटी है आप उसको परफॉर्म करिए, क्योंकि आपने या तो वो ड्यूटी करने से रिफ्यूज़ कर दिया या फिर ड्यूटी करने नहीं कर पाए, तो उस टाइम जो है मैंडेमस इशू किया जाता है। इट कैन ऑल्सो भी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, किसी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट भी इशू कर सकते हैं, या कोई कॉरपोरेशन, ठीक है, या कोई इंफीरियर कोर्ट होगा, या कोई ट्राइब्यूनल या गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जो है मैंडेमस इशू किया जा सकता है। कब इशू नहीं किया जाएगा? अगर वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है या बॉडी है तो इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस व्हेन ड्यूटी इज़ नॉट मैंडेटरी, जहाँ पे ड्यूटी मैंडेटरी नहीं होगी, या हमारे प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके अगेंस्ट जो है इशू नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की। अब देखिए, मैंडेमस था काम करने के लिए आदेश देना कि आपने ये काम नहीं किया, आपको ये काम जैसे करना है। लेकिन वही प्रोहिबिशन जो क्या करता है, वो प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब हो गया टू फॉरबिड। तो ये हायर कोर्ट्स जो हैं वो लोअर कोर्ट्स को इशू कर सकते हैं या ट्रिब्यूनल को इशू करते हैं। ठीक है, मैंडेमस डायरेक्ट्स एक्टिविटी, वहीं प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी। ठीक है, मैंडेमस जो है काम करवाने के लिए, प्रोहिबिट जो है उस काम एक तरह से रोकने के लिए है। इट कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, और इसको केवल इशू किया जा सकता है जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होंगी, सिर्फ उनके लिए इशू किया जा सकता है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो है प्रोहिबिशन को इशू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा सर्च्योरी। सर्च्योरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये इशू किया जाता है हायर टू लोअर कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स को। अगर कोई मान लीजिए कोई पेंडिंग केस है तो उसको ट्रांसफ़र की, मान लीजिए हाई कोर्ट कहेगा सुप्रीम कोर्ट से कि आपके यहाँ ये पेंडिंग केस चला है, इस केस को हमारे यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये है सर्च्योरी। ठीक है, प्रोहिबिशन इज़ ओनली प्रिवेंटिव, इट इज़ बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट इट कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन
अथॉरिटी अफेक्टिंग राइट ऑफ इंडिविजुअल। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूल किया कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब हो गया बाई वॉट वारंट, यानी किस अधिकार से। तो इशूड बाई कोर्ट्स टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। इट कांट बी इशूड फॉर मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिस। ठीक है, किस अधिकार से आप यहाँ बैठे हैं, तो वो चीज़ें किस अधिकार से, क्यू वारंटो का मतलब। तो इसको जो है मिनिस्ट्रियल और जो प्राइवेट ऑफिस हैं उसके लिए इशू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 33 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 33 जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, सांसद को ये पावर देता है कि सांसद जो है वो जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, या जो भी इंटेलिजेंस यूनिट है, उन सभी की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सके, उन सब मतलब जो फंडामेंटल राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके, रोक सके। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होगा कि जितने भी फोर्सेस हैं वो उनके फंडामेंटल राइट्स को पे रोक लगा सकती है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी फोर्सेस हैं उनके बीच में जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन बना रहे, वो डिसिप्लिन मेंटेन रहे। इसीलिए जो है फोर्सेस की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं। पावर टू मेक लॉ अंडर आर्टिकल 33 इज़ कन्फर्ड ओनली टू पार्लियामेंट। और आर्टिकल 33 से रिलेटेड जो भी नियम कानून बनेंगे वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर इस पर नियम कानून नहीं बना सकती। एनी सच लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। और पार्लियामेंट अगर इस पर कोई भी लॉ बनाता है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये कह के कि ये हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। अब देखिए इसी को अप्लाई करने के लिए पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1966 में लाया गया था। ए पार्लियामेंट्री लॉ इनैक्टेड अंडर आर्टिकल 33 कैन ऑल्सो इंक्लूड कोर्ट मार्शल्स फ्रॉम रिट जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 34 के बारे में। तो ये आर्टिकल 34 जो है वो बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट के रिस्ट्रिक्शन की बात करता है जब मार्शल लॉ लगा होगा। ठीक है, मार्शल लॉ अगर लगा होगा उस टाइम। तो ये जो कि मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, यानी मिलिट्री रूल जिसको बोलते हैं, मिलिट्री का शासन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोरो किया गया है इंग्लिश कॉमन लॉ से। ठीक है, और मार्शल लॉ को हमारे संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है इसको। ठीक है, इसकी व्याख्या नहीं की गई है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय मिलिट्री अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो आर्मी है, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो अपने ही हिसाब से अपने नियम कानून से जो है वो प्रशासनिक कार्य यहाँ पे करती हैं जब मार्शल लॉ लागू हो जाता है। और ये कब लागू होगा? वॉर के टाइम पे हो सकता है, इन्वेजन के टाइम पे, रेबेलियन या रॉट के टाइम पे हो सकता है। और जब ये लागू हो जाता है तो यहाँ पे मिलिट्री इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो चाहे तो किसी की जान भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट मार्शल लॉ डज नॉट इसपो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ रिट हैबिस कॉर्पस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में अपने ये भी कहा है कि मिलिट्री लॉ लगने का मतलब ये नहीं है कि हैबिस कॉर्पस जो ये रिट की पावर है टू प्रोड्यूस द बॉडी, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, बात करते हैं आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 lays down that the power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in parliament not in state। यानी अगर फंडामेंटल राइट को जो है इन्फोर्स करने के लिए जो कानून बनाना है, वो कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, न कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार को इम्पोज करने के लिए अगर सरकार कानून बना रही है तो वो कौन बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो नहीं बना सकता। और ये यूनिफॉर्मिटी जो है पूरे इंडिया में इंश्योर करने के लिए ऐसा किया गया है। देखिए क्या क्या प्रोविजंस हैं इसमें। पार्लियामेंट शैल हैव लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज रिस्पेक्ट टू, वैसे आर्टिकल 16 हो गया, 32, 33 और 34 हो गया। इस आर्टिकल पे लॉ कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट यानी हमारी संसद ही जो है, हमारी जो संसद है वही इस पर नियम कानून बना सकती है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स दैट आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंसेज अंडर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो भी ऑफेंसेज डिक्लेयर किए गए हैं उनके ऊपर भी कानून बना सकती है, जिसमें आर्टिकल 17 और 23 भी आता है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स के 3 एक्सेप्शंस हैं, आर्टिकल 31A, 31B और 31C। तो इसकी एक अलग से वीडियो हम बनाए हुए हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उसका, वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा आर्टिकल 31A, B और C क्या है। इसको लोग जो है नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप एक बार ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। 31A, B और C जो है आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा।
उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं क्रिटिसिज्म कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो पहले तो ये कहा था है कि अधिकार तो दिया गया है लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेशन लगा दी गई है। तो लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, हर राइट के साथ, हर फंडामेंटल राइट्स का एक एक्सेप्शन जो है जोड़ दिया गया है। तो एक्सेसिव लिमिटेशन बोल के क्रिटिसाइज़ किया जाता है। दूसरा है नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, यानी कोई भी सोशल और इकोनॉमिक राइट जो है नहीं दिए गए हैं। उसके बाद कुछ वर्ड्स को जो है डिफ़ाइन नहीं किया गया, जैसे माइनॉरिटीज़, पब्लिक ऑर्डर और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इन सारे शब्द को जो है नहीं डिफ़ाइन किया गया है। और इमरजेंसी के टाइम में जो है जो अधिकार हैं कुछ वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और उसके अलावा मतलब जो जुडिशल प्रोसेस है, मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ, आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे तो उसमें आपके पैसे बहुत खर्चे होंगे, ठीक है, एक्सपेंसिव रेमेडी, इसलिए कहा गया है कि जुडिशल प्रोसेस में बहुत पैसे खर्चे होते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी क्राइम होने से पहले ही जो गिरफ्तारी कर ली जाती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ताकि आप वो क्राइम ना कर पाएँ, तो ये भी उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है यहाँ पे। उसके बाद अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स का। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका एक बेड रॉक है, ठीक है। प्रोवाइड कंडीशन फॉर मोरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन, फैसिलिटेट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को जो है मेंटेन रखता है। और जो माइनॉरिटीज़ है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। और एक जो सेकुलर फैब्रिक है इंडिया का, जो सेकुलर नेचर है, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है उसको और मजबूत बनाता है और उसको स्ट्रेंथन करता है। चेक द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और जो एक तरह से हम जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कहीं एब्सोल्यूट पावर ना मिल जाए, इस पे एक तरह का एक जो है रुकावट है फंडामेंटल राइट, ताकि सरकार जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। ले डाउन फाउंडेशन स्टोन फॉर सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही जो है लोगों को एक तरह से पार्टिसिपेशन लोग कर सकते हैं, किसमें, पॉलिटिकल और जो प्रशासनिक प्रोसेसेस हैं उसमें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।